AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे। लखनऊ में AIM चीफ ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। जेल में बंद अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में शामिल करने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि भाजपा में 37% विधायक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ओवैसी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संगीत, कुलदीप, कपिल नाम है तो वो देशभक्त, लेकिन शहाब और अतीक नाम वाले अपराधी हो जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग 100 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं भागीदारी मोर्चा के सवाल पर उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, जल्द ही बड़ा ऐलान होगा। फिलहाल 3 दिवसीय दौरे पर निकले असदुद्दीन ओवैसी आज अयोध्या में रहेंगे। सुल्तानपुर और फिर बाराबंकी जाएंगे। वहां वे पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे तथा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। माना जा रहा है कि वो इस बीच कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। हमारे भाई अतीक अहमद साहब के ताल्लुक से कि आप उनको ले रहे हैं, इनके खिलाफ केसेस हैं, फलान है, ये है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के एमएलए हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 एमपी हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। 87% बीजेपी एमपी के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस 116 में। जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि बीजेपी हैज मोस्ट नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलए केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एडीआर ये कहता है कि बीजेपी एक एनजीओ है जो तमाम हम लोगों का रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई एमपी एमएलए हैं जो जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है। 30% उसमें सीरियस चार्जेस हैं उनके ऊपर। और बीजेपी की जो अलाई जेडीयू है मध्य प्रदेश से, उनके खिलाफ तो और सीरियस चार्ज है। आप जानते हैं, जो माजी में नाथूराम गोडसे को अपना हीरो माना और हेमंत करकरे के ताल्लुक से अनाप शनाप बका। और 5वीं बात यह है कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया। और 2007 का जो गोरखपुर का केस उनके खिलाफ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं देता। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। मैं वेलकम करता हूं जनाब अतीक अहमद साहब का और उनकी वाइफ, हमारी बड़ी बहन भाभी का, उनके पूरे परिवार का, उनके खानदान का, उनके जिम्मेदारों का। और मेरा मानना ये है कि इंशाअल्लाह ताला जनाब अतीक साहब की मजलिस में शमूलियत के बाद से यकीनन उत्तर प्रदेश मजलिस को एक तक़वियत मिलेगी। और आने वाले विधानसभा के चुनाव हो या फिर मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। तो ये दल हकीकत है। और भारत के कानून के लिहाज से अभी तक उन पर किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। और
उन भाभी हमारी बड़ी बहन भी हैं, वकील साहब भी उनके हैं। तो ये आपको सवालात आप करने के बजाय मैं खुद उन सवालात का थोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे है, इतना बड़ा नहीं है आपकी तरह। आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। अब हम लोग अपने पहले मेंबरशिप का, ये अतीक साहब की मेंबरशिप भी है हमारी बड़ी बहन। पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने BSP और सपा को वोट दिया और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने BJP को वोट दिया। ये मैंने कहा। जय श्री राम के नारे भी आज लगे हैं। हाँ नहीं, देखिए वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, जो करते कर ले। हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रखता है। तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी BSP अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई एतराज नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता में जाएंगे और उनको भी पैगाम देंगे कि देखिए ये हमको अनटचेबल बना रहे हैं। और मकसद, परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते। आप मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे, अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहती उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5, 6, 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर में वीरान हो चुकी है। तो यही फर्क है, ये चीज हम लाना चाहते हैं। साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूँ और मैं भी करती हूँ। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपए हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए, अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में पढ़ाया। तो ऐसे 16,000 लोग हैं। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात की, जो मैं दोहरा देता हूँ, आपकी आसानी हो जाएगी समझने की। मैंने पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है?
अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1, अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें। जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं। ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग, बिल्कुल सही है, मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूँ और कामयाब होगा। आपने गलत फहमी आप, हाँ बिल्कुल मिला रहे हैं भाई, कौन कह रहे हैं नहीं मिला रहे हैं। आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं। देखिए, मैं जो आजम खान साहब के बारे में कहा था उस पर आज भी कायम हूँ, मगर आज वो जिस उलझनों में परेशानियों में है तो उस तरह के पॉलिटिकल जवाब अगर मेरी नेक तमन्ना है और हमारी ऐन ख्वाहिश है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी तमाम मुश्किलात में आसानी पैदा करे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वैसी साहब एक सवाल ये है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया जी हिंदुस्तान को और उनसे ये पूछा गया कि वैसी साहब कहते हैं आप तो लखनऊ के हैं नहीं, आप गोरखपुर के हैं। उन्होंने कहा कि क्या उनसे एक सवाल पूछा गया कि वैसी साहब ने कहा आप तो लखनऊ के नहीं, आप तो गोरखपुर के हैं। उन्होंने ये कहा कि एक का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ का है। करा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं। चलिए करा लेते हैं डीएनए, आप करा लीजिए, हम तैयार हैं। आप कराएंगे, आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। आइए, चलिए, बिल्कुल देंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, वोट भी मिलेंगे। ओबीसी समाज के लोग वो ये कह रहे हैं, हमने पार्लियामेंट में कहा कि ओबीसी समाज का सेंसस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मुसलमानों में भी ओबीसी है, उनका भी सेंसस होना चाहिए। और 50% आबादी को 27% क्यों देंगे रिजर्वेशन, और जो 20% है उनको 50% रिजर्वेशन मिल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। ये कौन सी मोहब्बत और वफा की बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं? तो देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, और सेंसस की बुनियाद पर ही तो आप पॉलिसी बनाते हैं ना। और भारत को आजाद होकर 70 साल हो गए, तो सेंसस क्यों नहीं होगा ओबीसी का? जब सेंसस में एससी, एसटी, माइनॉरिटी, हिंदू, नॉन हिंदू लिखा जाता है, रिलीजन का, तो ये क्यों नहीं किया जाता? करना चाहिए हम बराबर। और आखिरी बात, 50% का ये जो रिजर्वेशन है इसको खत्म करना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा पार्टी का, हमने बात पार्लियामेंट में स्पीच में कही, आप देख भी सकते हैं। लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है, तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनिज्म बढ़ेगा। कम्युनिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं,
वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के एमएलए, वो 2012 में हारे 1000 वोट से, 17 आया। तो ये हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। तो हिस्ट्री में कमजोर है। तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदरलैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी के रोशनी में, उसी को रिक्रिएट करते हुए मोहन भागवत ने बात कही है। और मोहन सुनिए, अरे आप तो सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों इनका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मोहन भागवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी, जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है। संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े वीक है। उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ, जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की। ये अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा ये। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, उनके अल्फाज में। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था, जो ट्रम्प सरकार को और बाइडेन को भी उनके लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है, झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप। ये हमारे सवालात हैं। और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और होने जा रहा है, उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है बहैसियत एक इंडियन के। ये हमारे लिए फ्यूचर में ये चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, जिसको सरकार को जवाब देना है।